हुए थे। फ्रांस में कितने बार क्रांति हुआ था? फ्रांस में 3 बार क्रांति हुआ था। हम बताए थे कब कब क्रांति हुआ था, ध्यान से समझना। पहली क्रांति 1789 ईस्वी में होता है, जो कि इस क्रांति के तहत जो थे, ध्यान से समझो, इस क्रांति के तहत जो थे लुई 16वां इसका कारण था। इसका कारण कौन था? लुई 16वां। मतलब लुई 16वां के शासन काल में 1789 के क्रांति का शुभ आरंभ होता है। और ये क्रांति होने का कारण क्या था? लुई 16वां काफी निरंकुशवादी राजा थे, जो अपने मतलब जो है कह सकते हैं कि खुद के बारे में ही सोचता था और जनता के बारे में नहीं सोचता था, जिसके कारण 1789 ईस्वी की क्रांति होता है। फिर फ्रांस में दूसरा क्रांति होता है। और दूसरा क्रांति कब होता है? तो दूसरा क्रांति 1830 ईस्वी में होता है। दूसरा क्रांति कब होता है? 1830 ईस्वी में होता है। थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दो। 1830 ईस्वी में होता है दूसरा क्रांति। कौन सा? 1830 ईस्वी में फ्रांस में पुनः दूसरा क्रांति होता है। और इस क्रांति का मतलब किसके नेतृत्व में 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था? तो पूछा जाएगा, तो याद रखना इसका नाम चार्ल्स दशक, जिसको चार्ल्स एक्स कहते हैं। चार्ल्स एक्स के काल में, मतलब चार्ल्स दशक के शासन काल में, चार्ल्स दशक के शासन काल में 1830 ईस्वी में पुनः फ्रांस में क्रांति होती है। पुनः फ्रांस में क्या होती है? क्रांति होती है। चार्ल्स दशक के शासन काल में होता है। किसके काल में होता है? चार्ल्स दशक के शासन काल में होता है। और चार्ल्स दशक जो है अपना प्रधानमंत्री, कह सकते हैं अपना प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो हम बताए थे प्रधानमंत्री पॉलीगनेक को बनाया था। किसको बनाया था? पॉलीगनेक को बनाया था। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पॉलीगनेक को बनाया था। याद रहेगा कि नहीं? ये सब पढ़ा चुके हैं। पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। फिर 1848 ईस्वी में पुनः फ्रांस में क्रांति होता है। फिर 1848 में पुनः फ्रांस में क्या होती है? क्रांति होती है। और 1848 में कब होता है? 1848 में। और इसका जो है, इसका मतलब कह सकते हैं 1848 ईस्वी में क्रांति, 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति होता है, किसके नेतृत्व में? 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होता है। तो हम इसका बताए थे, ये जो था लुई फिलिप, इसका नाम क्या था? लुई फिलिप के शासन काल में, किसके शासन काल में? लुई, याद रहेगा कि नहीं? लुई फिलिप के शासन काल में 1848 ईस्वी में फिर से पुनः 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होता है। और लुई फिलिप जो है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री किसको बनाता है? बताओ, प्रधानमंत्री किसको बनाता है? प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। प्रधानमंत्री किसको बनाता है? गीजो को बनाता है। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। कौन थे? गीजो। तो ये सब 1800 कह सकते हैं 1779 से फ्रांस में जो क्रांति स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति का यानी कि आरंभ हुआ था, शुभ आरंभ जो हुआ था, क्या कब कब हुआ था, ये सब डिटेल्स इसके बारे में बताएं। और इसमें जो है बहुत बात भी बहुत कारण के साथ हम बता भी चुके हैं, ठीक है? उसको थोड़ा बढ़िया से रिवाइज कर लेना। और उसके बाद जो है ये सब बताने के बाद और हम कुछ पॉइंट को पर चर्चा करके बताए हैं। ये सब फ्रांस की क्रांति जब बता दिए थे, तो दूसरा नंबर में हम ये बताए थे कि फ्रांस का क्रांति खत्म करके तब बताए थे इटली का एकीकरण। दूसरा पॉइंट में हम ये बताए थे इटली का एकीकरण बताए थे। क्या बताए थे? इटली का एकीकरण के बारे में बताए थे। बताओ, इटली का एकीकरण के बारे में बताए थे। इटली का एकीकरण हम बताए थे कि इटली का, इसका भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लो जो बताए थे। इसके तहत में हम ये बताए थे इटली को जो है मेटरनिक के शासन काल में, इटली को मेटरनिक के शासन काल में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया था, जिसके कारण इसका कारण जो बना था कि एकीकरण करने में बहुत कठिनाई हो रहा था। और कुछ कारणों की वजह से जो है ना इटली में
मतलब एकीकरण नहीं हो पाता था, और इसमें हम इटली का एकीकरण पूरा का पूरा बता चुके हैं। और इसके तहत हम और कुछ पॉइंट को भी बताए थे। इटली के बाद बताए थे जर्मनी का एकीकरण। किसके? जर्मनी का एकीकरण। और इसमें तो यह भी बताए थे ना, इटली का एकीकरण का नायक जो कहा जाता है, इटली के एकीकरण का नायक जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताओ? मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। ये बेचारा एकीकरण करना चाहता था, पर ये मतलब जो है ये विफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे, पर जो है ये विफल हो गए थे। ठीक, किसके कारण? मेटरनिक के कारण। मेटरनिक जो जब ये आंदोलन कर रहा था मेजनी, तो उसके जनहित आंदोलन को दबा देते थे, और फिर से ये बेचारा भागा था। 30 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना होता है, ये सब बता दिए थे। 30 की 31 में होता है यंग इटली का स्थापना होता है। 34 में यंग यूरोप की स्थापना होता है। ये सारा का सारा हम बता दिए थे। और मेजनी पहला नायक थे मेजनी, ये प्रारंभ किए थे इटली का एकीकरण करने के लिए। और दूसरा नंबर में आया था काउंट कावूर। कौन आया था? ये काउंट कावूर आया था। बताए थे कि नहीं? कावूर आया था। ये सब का सब पढ़ा चुके हैं, अन्य के काउंट कावूर आया था। दूसरा नायक जो कहा जाता है किसका? इटली का एकीकरण का जो नायक, दूसरा नायक है वो काउंट कावूर है। कौन है? काउंट कावूर। ये भी इटली का एकीकरण कर रहे थे, और ये बहुत जगहों पर कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण इसका सफल हुआ था। बहुत राज्यों में कह सकते हैं, उत्तरी राज्यों में ये इटली का एकीकरण कर लिया था, दक्षिणी भाग में ये एकीकरण नहीं किया था। दक्षिणी भाग में जो किया था। और तीसरा नायक जो इटली का एकीकरण का तीसरा नायक जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है बताओ? गेरिबाल्डी को। गेरिबाल्डी को कहा जाता है। और इन्होंने दक्षिणी भाग पर, मतलब इटली के दक्षिणी भाग पर जो है एकीकरण करता है। और इस प्रकार से इटली का एकीकरण सब कुछ बता दिए थे। और जर्मनी का एकीकरण दूसरा नंबर में बताए थे। और जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब का सब पढ़ा चुके हैं। आज जो हम मेन बात पर डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहले बता देते हैं यूनान के बारे में, उसके बाद ऊपर वाला बता देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग है वो शॉर्ट है। ठीक, तो इसके यूनान के बारे में समझते हैं। तो यूनान में थोड़ा देखना, ध्यान से समझना और समझने का प्रयत्न करना। इसमें दिया गया है सारा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है उसी पॉइंट के आधारित हम प्रश्न को बनाए। उसके बाद जो है ना इसका लिखा गया है और उसको बता रहे हैं। ठीक, यूनान का साहित्य, यूनान का साहित्य, विचार, दर्शन कला, चिकित्सा ज्ञान विज्ञान, जिसको कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ये प्रेरणा का स्रोत था यूनान वासियों के लिए, ज्ञान विज्ञान का, चिकित्सा कला, ज्ञान विज्ञान का, ये प्रेरणा का स्रोत था। प्रेरणा का मतलब होता है सीखने का एक जरिया था, सीखने का एक जरिया था। ध्यान से समझना, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान को यूरोप की सभ्यता को, यूरोप के सभ्यता का पालनहार भी कहा जाता है। जैसे मुरली मनोहर पालनहार का नाम सुनी होगी, सुना है ना? मुरली मनोहर पालनहार किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। उसी प्रकार से यूरोप, मतलब जो यूरोप जो थे, यूरोप के अंतर्गत जो आते हैं, ये सब देश जो आते हैं यूरोप के अंतर्गत, यूरोप में यूनान को, किसको? यूरोप में यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालनहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालनहार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट का हम बात करेंगे। तो यूनान जो थे, यूनान तुर्की के अधीन थे। यूनान कहाँ के अधीन थे? तो तुर्की का, मतलब यूनान पर अधिकार था तुर्की का। याद रखना, यूनान पर अधिकार था, तुर्की का अधिकार था। यूनान पर अधिकार किसका था? तुर्की का अधिकार था। और ये अधीन आते थे, तुर्की के अधीन आते थे। और इसी से क्या होता है? आंदोलन होता है। बाद में ये भी स्वतंत्र हो जाता है तुर्की से। अब कैसे होता है वही बता रहे हैं। तुर्की को यूरोप का, मतलब तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन में रहेगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? याद रहेगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूनान
यूनानियों ने तुर्की से, कौन, यूनान के वासी, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनान के वासी को हम क्या कहते हैं, हाथ नीचे करो, यूनान के वासी जिसको हम क्या कहते हैं, यूनानियों से तुर्की अलग होने के लिए, यूनानियों से तुर्की अलग होने के लिए हितेरिया जो थे, हितेरिया फिलायक नामक स्थान का स्थापना ओडिशा नामक स्थान पे किया था। कहाँ क्या था, ओडिशा नामक स्थान पे क्या था, कहाँ क्या था, ओडिशा नामक स्थान पर क्या था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप सिलांती के नेतृत्व में चुनाव, यानी कि क्या हुआ था, यूनान में विद्रोह हुआ था। किसके काल में, हम कह सकते हैं, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, किसके शासन काल में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था, किसके शासन काल में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था। तो याद रखना, किसके शासन काल में हुआ था, बताओ किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था अलेक्जेंडर चिप सिलांती के शासन काल में हुआ था। मतलब इसके शासन काल में अलेक्जेंडर चिप सिलांती के नेतृत्व में कहाँ होता है, 1821 ईस्वी में यूनान में विद्रोह शुरू होता है। 1827 ईस्वी में, कब, 1827 ईस्वी में, कब, 1827 ईस्वी में, याद रखना, 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया तथा रूस आया। मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, याद रहेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, याद रहेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का, इंग्लैंड, फ्रांस, यानी कि और कौन सा, रूस का लंदन में एक सम्मेलन, मतलब गोल में सम्मेलन का आयोजन होता है। किसके खिलाफ में, तुर्की के खिलाफ में, किसके खिलाफ में, तुर्की के खिलाफ में सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। और जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, फ्रांस आते हैं, और कौन आते हैं, रूस आते हैं। इन सभी जगहों का राजा जो है कहाँ आते हैं, लंदन के सम्मेलन में भाग लेते हैं। और लंदन के सम्मेलन में तुर्की के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। तुर्की के खिलाफ किस प्रकार से तुर्की को यहाँ से भगाया जाए, मतलब जो है कह सकते हैं यूनान की सभ्यता पर जो है तुर्की का जो अधिकार था, किस प्रकार से तुर्की को भगाया जा सकता है, वही बात का प्लानिंग करने के लिए कौन कौन आता है, इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है। ठीक, तुर्की के खिलाफ, मतलब तुर्की के खिलाफ जो है कानून के समर्थक कह सकते हैं, संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। मतलब जो है कानून के जरिए से जो है ना तुर्की को भगाना चाहता था, कानूनी कार्रवाई से किसको भगाना चाहता था, कानूनी कार्रवाई से तुर्की को भगाना चाहता था। कहां से, कानूनी कार्रवाई से कहां से तुर्की को भगाना चाहता था, हाँ, यूनान से तुर्की को खत्म करना चाहता था, भगाना चाहता था। इसी लेकर के हम ये कह सकते हैं, युद्ध में, मतलब जो है यहाँ पर क्या हुआ था, युद्ध में तुर्की तथा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है, तुर्की के खिलाफ क्या होता है, युद्ध होता है। किसके साथ में होता है, तो यूनान और तुर्की के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, मतलब आंदोलन होता है। सम्मेलन के बाद, जिस सम्मेलन में इंग्लैंड भाग लिया था, फ्रांस भाग लिया था, रूस भाग लिया था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जब भाग लिया था, तो उसके बाद जो है, भाग लेने के बाद इसके मतलब किस प्रकार से तुर्की को यहाँ से, कहाँ से, यूनान से भगाया जाए, इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का निर्णय ले रहा था। और वहीं से निर्णय निकाला गया था। तब जाकर के युद्ध होता है तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ होता है, तुर्की के खिलाफ क्या होता है, एक युद्ध होता है, कह सकते हैं तुर्की के खिलाफ युद्ध होता है। और इस प्रकार से युद्ध में जो है तुर्की को पूरी तरह से हार मिलता है। तुर्की को क्या मिलता है, हार मिलता है। क्यों हार मिलने का कारण बताओ। यहाँ यूनान अकेले थोड़ी लड़ रहा है, अब इसके साथ कौन दे रहा है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये सब का सब यूनान के साथ थे। जब सब राष्ट्र एक साथ खड़े थे, मतलब सारा देश एक साथ खड़े थे, तो यूनान का बाल बाका होने के लिए
नहीं दिया। इस प्रकार से यूनान पर जो अधिकार तुर्कियों का चल रहा था, उस तुर्कियों को मार भगाया था। कहां से? यूनान से। कहां से? यूनान से। तो ध्यान से समझना। उसके बाद जो कहा जा रहा है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में एंड्रिया नोपल की संधि के तहत, मतलब इस संधि के तहत जो है, संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र, मतलब यूनान को क्या मिला था? स्वतंत्रता दे दिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार मिला था। इस संधि के तहत जो है यूनान क्या हो गया था? पूर्ण तरह से क्या हो गए थे? पूर्ण तरह से क्या हुए थे? आजाद हो गए थे। पूर्ण तरह से क्या हुए थे? आजाद हुए थे। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस प्रकार से यूनान क्या हो गया? अब स्वतंत्र राज्य बन गया। अब यूनान पर किसी भी शासक का अधिकार नहीं रहा। जिस यूनान पर तुर्कियों का अधिकार था, जिस यूनान पर तुर्कियों का अधिकार था पहले, अब वह राज्य जो थे, वह राज्य क्या हो गए? पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, मतलब स्वतंत्र हो गए। यूनान के कब्जा से मुक्त करवा दिया गया था। और कब्जा से मुक्त करवाने में साथ कौन कौन दिया था? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस दिया था उसको आजाद कराने के लिए। ठीक। उसके बाद वेवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा बना दिया। ओटो को बनाया गया था। ओटो मतलब रिक्शा ना समझ लेना, नाम है। ओटो नाम था, ये का नाम था ये। और इसी को यूनान का राजा बनाया गया। यूनान का राजा बनाया गया था। तो यहाँ तक में ये इस चैप्टर का जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब मिनिमम का ये चैप्टर का अंत ही होने वाला है। और 3-4 पॉइंट ऐसा है जो दिया गया है, जिसको बता करके बस इस चैप्टर का क्या हो जाएगा? सोहा हो जाएगा। और पोलैंड के बारे में बताएंगे। अब जो आगे बताएंगे पोलैंड के बारे में बताएंगे। और यहाँ वेहमिया के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? वेहमिया के बारे में। और कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, तो इसको याद कर लेना है। कल के क्लास तक में जो होगा ना, लगभग में ये समाप्त ही हो जाएगा। तो एक तो बचा है हंगरी। क्या बचा है? हंगरी। इसके बारे में भूल गए थे, थोड़ा सा बताते हैं। हंगरी का थोड़ा समझना। ये जो थे, हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया का शासन था। हंगरी पर किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। थोड़ा देखो, ध्यान से समझो। हंगरी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रेलिया का शासन था। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट था। कहाँ थे? बुडापेस्ट था। हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व किसको क्या था? कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा क्या था? किसके द्वारा क्या गया था? फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया था। और 31 मार्च कह सकते हैं, 31 मार्च 1848 को हंगरी ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से क्या हुआ था? मुक्त हो गया था। तो इसका काल ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इसका बहुत कम मात्रा में पूछा जाएगा। और याद भी रखने के लिए याद रखना इस प्रकार से, हंगरी पर अधिकार ऑस्ट्रेलिया का था। हंगरी पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। इस प्रकार से राज्य क्या हो रहे थे? स्वतंत्र हो रहे थे। तो हंगरी पर भी अधिकार किसका चल रहा था? ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया था? आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन के तहत जो था, मतलब हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा, मतलब इसके द्वारा जो है किया था, आंदोलन का शुरुआत किया था। और आंदोलन के शुरुआत में ये दोनों के साथ रह करके किससे? ऑस्ट्रेलिया से क्या किया था? आंदोलन किया था। और आंदोलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ था? पूरी तरह से हार हुआ था। और हंगरी का क्या हुआ था? विजय हुआ था। इस प्रकार से हंगरी भी क्या हो गया था? अब स्वतंत्र राज्य बना था। सबका स्वतंत्र सबका स्वतंत्र कर रहे हैं। सभी राज्य को क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र। आंदोलन के बाद स्वतंत्र करवा रहे हैं। आंदोलन के बाद स्वतंत्र हो रहा है। याद रखना, आंदोलन के बाद स्वतंत्र हो रहा है। अब जो बताएंगे, ये चैप्टर के बाद जो बताएंगे भारत में जो आंदोलन, उसका आंदोलन जो बताएंगे, हाँ, भारत में जो आंदोलन बताएंगे उसका आंदोलन बताएंगे। तो एक मतलब आंदोलन कब हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुआ था? 57 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक में अंत हुआ? 47 में आकर के एंड खत्म हुआ था।
और उसके बाद वाला क्रांति अभी तक का भी बता देंगे। मतलब इधर क्या शासक चल रहा है, मतलब इस तरह क्या खेला चल रहा है, इस सब के बारे में बताएंगे। ठीक।